दोस्तों, सोचिए अगर स्कूल्स में कुछ आने जाने का टाइम ही ना हो, स्टूडेंट्स बुक्स लेकर ना आए, टीचर्स क्लासरूम में ही ना हो, स्टूडेंट्स का जब मन करे तब वो म्यूजिक क्लास जा रहे हैं, स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं, पढ़ाई तो सुन्न बटे सन्नाटा है और कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स ही ना हो जिसको वो फॉलो करते हो, तो क्या इस तरह से चीज़ें चल पाएंगी प्रॉपरली? नहीं, राइट? जिस तरह से ये इंस्टीट्यूशंस को बेसिक सेट ऑफ रूल्स की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से नेशंस को, स्टेट्स को भी बेसिक सेट ऑफ रूल्स की ज़रूरत होती है। अब इंडिया के केस में वो लिखे गए हैं हमारे संविधान में, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज का जो हमारा लेक्चर है उसी पे बेस्ड है कि आखिर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाई एंड हाउ, कैसे और क्यों। तो सबसे पहले हमें थोड़ी सी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला, हमने जब अडॉप्ट किया, एनैक्ट किया, तो क्या ज़रूरत पड़ी हमें कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की? हमारी कंट्री इतनी डाइवर्स है, हम बोलते हैं डाइवर्सिटी, राइट? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्यों बोलते हैं इस तरीके से? क्योंकि जब हम आज़ाद हुए 1947 में, तभी हमारे कंट्री की पॉपुलेशन 340 मिलियन थी। अब ये 340 मिलियन पॉपुलेशन को केटर करने के लिए हमें क्या चाहिए थे? एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स जो सारे लोग माने, राइट? अब सारे लोग मतलब कौन? जो अलग अलग रिलीजन से हो, जिनकी हॉबीज अलग हो, जिनके प्रोफेशन अलग हो। कुछ लोग ऐसे हो जो डिफरेंट विचारधारा के हो, कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा पुअर हैं, कुछ लोग ऐसे जो बहुत ज़्यादा रिच हैं। तो सबके लिए एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स होंगे। अब हर एक इंसान के लिए या हर एक ग्रुप के लिए डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं लिख सकते हैं, राइट? इसीलिए सबके लिए एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स होंगे। नाउ ये बेसिक सेट ऑफ रूल्स में क्या इम्पॉर्टेंट है? तो ये बेसिक सेट ऑफ रूल्स में एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है मिनिमल कोऑर्डिनेशन। अब ये मिनिमल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। अब मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी जो हमने पहले बात की कि किस तरह से डाइवर्सिटी है कंट्री में, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए क्योंकि हम एक ही क्या स्टेट में रह रहे हैं, राइट? तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल दूँ आपको, तो जब रेड लाइट होती है तब हमको समझ में आ जाता है कि ओके अभी हमें रुकना है, राइट? अभी नहीं चलना है, नहीं गाड़ी लेकर जाना है आगे। और जब ग्रीन लाइट होती है तब हमें समझ में आ जाता है ओके वी आर फ्री टू गो नाउ। तो ये क्या हो गया है? एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन हो गया है। अगर मैं आपके घर की बात करूँ तो फैमिली में भी कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे, राइट? कि कब टीवी का रिमोट आपके हाथ में आएगा और कब टीवी का रिमोट पापा या मम्मी के हाथ में आएगा, कब डिनर टेबल पे बैठ जाना है। ये सारे कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो फैमिली में, या फिर ये फैमिली का सेटअप ही आप समझो कि एक नेशन का सेटअप है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं। ये सब का क्या होना चाहिए? एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। दिस वाज योर फर्स्ट फंक्शन, जो कि क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट फंक्शन था ये। अब अगर और मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन आखिर क्या होता है, पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ओके, अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्नड। नाउ ये स्टेट क्या है? तो स्टेट आपका जिसका एक स्पेसिफिक टेरिटरी होता है, जो सॉवरेन होता है, वो क्या होता है? स्टेट होता है। अगर हम इंडिया के इसमें देखें तो इंडिया इज ऑल्सो अ स्टेट, राइट? इट हैज़ अ स्पेसिफिक टेरिटरी, इट इज़ अ सॉवरेन कंट्री। अब यहाँ पे कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं हमारे लिए, हैं? यस, बिल्कुल हैं। अगर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं ऑलरेडी, राइट? और अगर पार्ट 4 देखेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, उसमें भी कुछ प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं जो स्टेट को क्या कर रहे हैं? निर्देश दे रहे हैं कि आपको सिटीजन के वेलफेयर के लिए ये चीज़ें करनी है। तो ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? देता है किसी भी स्टेट को या कंट्री को। ठीक है, अभी तक का चीज़ें क्लियर हैं? अब ये हम समझते हैं कि आखिर हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट लॉज आर गवर्निंग द सोसाइटी। मतलब आखिर ये जो लॉज बनाए जा रहे हैं हमारी सोसाइटी में, ये कौन डिसाइड करता है कि क्या लॉ होंगे? तो आप मुझे बताइए, इंडिया के केस में कौन होता है? ये इंडिया के केस में क्या पार्लियामेंट है? यस, बिल्कुल। किसी किसी कंट्री में मोनार्क हो सकता है। आपने ब्रिटेन का एग्जाम्पल देखा होगा। कहीं कहीं पे वन पार्टी सिस्टम भी है, मोनार्की होता है। तो आप वहाँ पे वो सारे रूल्स बनाते हैं। लेकिन अगर इंडिया के केस में आप देखोगे तो वी हैव पार्लियामेंट, डेमोक्रेसी है हम,
डेमोक्रेटिक तो हम क्या करते हैं, हमारे जो रूल्स होते हैं हमारे लिए कौन बनाते हैं, दिस पार्लियामेंट मेक्स द रूल. नाउ इनडायरेक्टली दे आर इलेक्टेड बाय पीपल ओनली, तो पीपल आर मेकिंग द रूल, बट बेसिकली रूल्स कहाँ पे बनते हैं आपके, तो पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं. यही आपका सेकंड फंक्शन क्या बोलता है, स्पेसिफाइज हु हैज द पावर टू मेक द डिसीजन इन सोसाइटी. किसके पास पावर है डिसीजन लेने की सोसाइटी में, ये बताता है कॉन्स्टिट्यूशन, बताता है हमें. कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या है कि हमारे पास क्या है, राइट टू वोट है. हम क्या करेंगे, हमारे नेता जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको इलेक्ट करेंगे और वो जाके पार्लियामेंट में बैठेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में बैठेंगे, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे पूरी कंट्री के लिए. ठीक है, तो आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा. अब मुझे ये बताइए कि अगर वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, ठीक है, उनके पास पावर है, तो क्या वो अनफेयर लॉज नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, राइट. जहाँ पे हो सकता है कि शायद हमारे लिए अनफेयर लॉ बना दें, या फिर हमारे राइट्स को प्रोहिबिट करें, या फिर किसी पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप या कास्ट ग्रुप को डिस्क्रिमिनेट किया जाए किसी लिए, या फिर आर्बिट्ररी अरेस्ट किया जाए किसी को, बिना वजह के ही किसी को अरेस्ट कर लिया जाए. अगर उनके पास पावर है तो ये सारी चीज़ें भी की जा सकती हैं. तो ऐसा ना हो, ये कैसे इंश्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशन? इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन के पास क्या है, इलाज है. किस तरीके से? तो अब आप देखेंगे कि थर्ड फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का. ये क्या करता है, लिमिट सेट करता है ऑन व्हाट गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन. गवर्नमेंट क्या चीज़ें इम्पोज कर सकती है सिटीजन पे, इस पे लिमिट करता है, राइट. दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन सेंस दैट गवर्नमेंट में नेवर ट्रेसपास देम. अब अगर जैसे आप देखेंगे कि जनगण मन अगर कहीं चल रहा है, तो क्या हमें, हमारा मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम ये उठें और उसकी रिस्पेक्ट रखें, राइट. ये बिल्कुल बनती है. लेकिन अगर कुछ ऐसे रूल्स हैं बनाए जाए कि नहीं, आपको क्या करना होगा, आपको रोड में आना अलाउड नहीं है, या फिर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच अलाउड नहीं है, आपको जो मन करता है आप नहीं बोल सकते, आप फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, तो ये गवर्नमेंट को क्या है, लिमिट किया गया है कि इस तरह के रूल्स आप नहीं बना सकते हो, जो कि हमारे राइट्स को. अब ये भी रूल बन सकता है कल जाके कि कोई भी रोड पे दिखे उसको अरेस्ट कर लो, आर्बिट्ररी अरेस्ट हो गया, पता नहीं क्यों अरेस्ट किया है, अनफेयर रूल है. अब ऐसे भी रूल्स हो जाए अगर कि यहाँ पे 50% टैक्स लगा दो, तो ये सब नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ बेसिक लिमिटेशन भी होती है गवर्नमेंट पे, जो कि कौन लगाता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन लगाता है. ये कॉन्स्टिट्यूशन का आपका थर्ड फंक्शन है. अब ये बात करते हैं हम कि ये जो चंदू है, ठीक है, इसको हम चंदू बुला लेते हैं, ये क्या बोल रहा है कि सो यू फर्स्ट क्रिएट अ मॉन्स्टर. ठीक है, पहले आपने मॉन्स्टर बनाया एंड देन स्टार्ट वरिंग अबाउट सेइंग सेविंग योरसेल्फ फ्रॉम इट. मतलब पहले आपने एक मॉन्स्टर बना दिया और फिर क्या कर रहे हो कि उस मॉन्स्टर से कैसे बचा जाए, इसकी बात कर रहे हो. आई वुड से व्हाई टू क्रिएट दिस मॉन्स्टर कॉल्ड गवर्नमेंट इन द फर्स्ट प्लेस. तो आखिर गवर्नमेंट बनाया ही क्यों? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही गवर्नमेंट को बनाया है, राइट, ताकि ये कंट्री को गवर्न कर सके. तो अब ये पूछ रहा है कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है, बट ये मॉन्स्टर जो गवर्नमेंट है उसको बनाया ही क्यों? जब पहले उसको बनाओ फिर उसको लिमिट करो, तो ये क्यों ऐसा? इसका भी जवाब है. अब क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि देखिए, इंडिया एस्पायर्स टू बिकम अ सोसाइटी जहाँ पे सारी चीज़ें क्या हो, जस्ट एंड सभी के लिए सेम हो, राइट, जहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो. हमने एंशियंट, अब पहले के टाइम में हमने देखा है कि कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था, रिच पुअर, कास्ट, रिलीजन, एवरीथिंग, राइट. तो अब हम चाहते हैं कि जो हमारी सोसाइटी अभी की है वो जस्ट बने, फ्री ऑफ ऑल दिस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. इफ दिस इज आवर सोसाइटीज एस्पायरेशन, अगर हमारी यही एस्पायरेशन है तो क्या करना होगा हमें? द गवर्नमेंट विल हैव टू बी एनेबल्ड और empowered to take all the necessary steps to achieve this goal. ये गवर्नमेंट जो है, इनको हमें एम्पावर करना पड़ेगा हर एक उस चीज़ से जो कि हमारे सोसाइटी को क्या करे, एम्पावर करे. और ये जो गोल्स हैं हमारे कि वी नीड टू बी फ्री फ्रॉम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज जस्ट वन गोल. इसे अचीव करना ये भी गवर्नमेंट का ही काम होगा. तो इसीलिए हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत है. अच्छा, मुझे बताओ कि अगर हमारे देश में गवर्नमेंट ही ना हो
तो क्या अराजकता नहीं फैल जाएगी? जिसका जो मन होगा वो करेगा, राइट? कुछ रूल्स नहीं होंगे, कोई कुछ नहीं फॉलो करेगा, तो क्या ये सही देश चल पाएगा ऐसे? What do you think? You tell me in the comments box. अब ये तो मैंने बता दिया है आपको क्या लिखा है आपके बुक में। अच्छा, तो फोर्थ फंक्शन क्या है आपका, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का? ये कॉन्स्टिट्यूशन टू एनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल एस्पायरेशंस ऑफ सोसाइटी, जो हमने अभी देखा, एंड क्रिएट कंडीशन फॉर जस्ट सोसाइटी। ये भी कंडीशंस क्रिएट करनी है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा रिच है, कोई बहुत ज़्यादा पुअर है, कोई बहुत डिसेबल्ड है, और तो उनके सबके बीच में समानता लानी है, जस्ट कंडीशंस देनी है सबको, ठीक है? अभी ये मैंने एक एग्जांपल, बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल लिया है कि इक्वालिटी और इक्विटी के बीच में डिफरेंस समझा रहा है। हमें इक्वालिटी से वी डू गिव इक्वालिटी टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री, बट अभी हमें इक्विटी के तरफ बढ़ना है, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और आप देखोगे तो ग्राफ भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है। देयर आर पीपल हु आर वेरी रिच एंड देयर आर पीपल हु लैक द बेसिक नेसेसिटीज ऑल्सो। तो कहाँ से हमें इक्वालिटी से इक्विटी तक जाना है? मतलब अगर किसी की हाइट ऑफकोर्स 6 फीट की वॉल है, किसी की हाइट 7 फीट है, तो उसे तो दिखाई दे रहा है ऑलरेडी, राइट? तो उसे हमें चेयर देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी की हाइट 2 फीट है भाई, तो उसे हमें चेयर देने की ज़रूरत है। शायद उसे हमें इस बंदे की भी चेयर देने की ज़रूरत पड़े जिसकी हाइट 7 फीट है। क्यों? क्योंकि हम इक्विटी फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। अब इससे क्या होगा, ये जो हमारे एस्पायरेशंस हैं सोसाइटी के लिए, इससे फुलफिल होंगे, जिससे हम क्या बना सकते हैं, एक जस्ट सोसाइटी बना सकते हैं सभी के लिए, सभी के रहने के लिए, राइट? तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हो गया, फोर्थ फंक्शन हो गया। अब हम आगे बात करें अगर, तो फिफ्थ फंक्शन क्या होता है, एक आइडेंटिटी भी देता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? फंडामेंटल आइडेंटिटी टू द पीपल। अब आप बोलते हो कि हमारी, अगर कहीं भी जाते हो तो बहुत प्राउडली बोलते हो वी आर इंडियंस, नेशनल आइडेंटिटी देता है, मॉरल आइडेंटिटी देता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ही दे रहा है आपको, राइट? जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, दिस इज प्राइड, हमारे लिए तो प्राइड है, राइट? तो ये भी कौन दे रहा है हमें, दिस इज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है? तो ये सारे फंक्शंस थे। अब हम ये समझते हैं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ इफेक्टिव इज द कॉन्स्टिट्यूशन, कितना इफेक्टिव है ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें दिया गया है। इज अ कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट? अब हमने तो ये देख लिया कि जस्ट सोसाइटी बनाना हमारा एस्पायरेशन है, हमने बना ली है क्या? अभी नहीं बना ली है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितना फेयर है सबके लिए, क्योंकि वी आर अ डाइवर्स कंट्री, तो सबके लिए ये जस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब जस्ट समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स। आप देखोगे एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट की तरह होता है, ठीक है? किसी का एक पेज का या एक बुक हो सकता है, किसी का डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, और हो सकता है किसी का रिटर्न भी कॉन्स्टिट्यूशन ना हो। आप मुझे एग्जाम्पल बताइएगा कि कौन सी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं जाता है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से क्या होता है, बेसिक सेट ऑफ रूल्स होते हैं। जैसे हमारे कंट्री का, इंडिया का रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन सी कंट्री है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न नहीं है? गिव मी द एग्जाम्पल इन द कॉमेंट्स। अब हम ये समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या है, सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्नड। स्टेट या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन, और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारी कंट्री में क्या कर रही हैं, वर्क कर रही हैं। तो ये सब कौन इंश्योर करता है, कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अब ये क्या है, गवर्नमेंट बॉडी है, राइट? बट ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। अब इसको वर्क करने के लिए भी सेट ऑफ रूल्स दिए गए हैं हमारी ही कॉन्स्टिट्यूशन में कि किस तरीके से वर्क करेगा, जब इलेक्शंस का मेथड होगा, किस तरह से लोग वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, अपॉइंट किस तरह से किया जाएगा, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसीलिए क्या बोल रहा है, बेसिक सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन या स्टेट गवर्न करे, खुद को गवर्न करे, ठीक है?
वो स्टेट ही खुद को गवर्न करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ले रहा है। अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ मैं आपको बताऊं तो ये बोला जाता है आर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। एंड व्हाई डू आई से दैट? बिकॉज अगर मैं बोलूँ कि कितना इफेक्टिव है या कितना जस्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेक्सिबल एंड रिजिड? फ्लेक्सिबल मतलब ये होता है कि मैं अगर चाहूँ तो मेरी सोसाइटी के नीड्स के अनुसार मैं इसको क्या कर सकती हूँ, मोल्ड कर सकती हूँ, या फिर क्या बोलते हैं हम इसे अमेंड कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल है। लेकिन ये भी हो सकता है कि अभी देखो आप, फंडामेंटल राइट्स हैं तो गवर्नमेंट चाहेगा कि हम फंडामेंटल राइट सिटीजन के ले, लेकिन ये इस तरह इतनी इजीली ले सकता है क्या? नहीं। तो कहीं कहीं पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिजिड भी होता है। ठीक है, तो कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो नहीं ले सकते हैं। इसीलिए जब हमारी सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, जिस तरह से इवॉल्व हो रही है, उस तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इवॉल्व हो रहा है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। और बहुत खूबसूरत है, ये किसी और कंट्री में ऐसा नहीं है। दिस इज इंडियाज ब्यूटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली ब्यूटी, राइट। अब थोड़ा सा हिस्ट्री अगर देखें हम तो समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया था। तो क्या ये डायरेक्टली इलेक्टेड थे? नहीं, दे वर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थे, वहाँ से इनको लिया गया था। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें सारे के सारे सीट्स एंड सब कुछ मेंशन्ड है। 93 प्रिंसली स्टेट्स थे, बाकी प्रोविंसेस थे, जहाँ से क्या किया गया, इनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949 को। अब ये मैं क्या बता रही हूँ आपको, अडॉप्ट कब किया गया था। ठीक है, हमने अडॉप्ट किया था ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949 को। और जब हम इनैक्ट करने की बात करते हैं कि केम इनटू फोर्स, कब हमने जो आर्टिकल्स लिखे गए हैं, जो क्लॉज लिखे गए हैं, वो कब इनैक्ट हुए, तो 26 ऑफ जनवरी 1950 में हुआ। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप देख रहे हो, इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठती थी और डिबेट होती थी। आप मुझे बताओ, इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री के लिए क्या हम एक दिन, 2 दिन या 1 साल ले लो आप, क्या कॉन्स्टिट्यूशन बन सकता है? नहीं बन सकता है, क्योंकि वी आर अ वेरी डाइवर्स कंट्री, सबकी नीड्स अलग अलग हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा डिबेट, डिस्कशन एंड यू से रैशनल, सभी में रीज़न, रैशनल, साइंटिफिक चीज़ें सोच समझ कर ही की गई हैं। तभी आज जब हम प्राउडली बोलते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट बिकॉज ऑफ दिस ओनली। ठीक है, तो अब इस प्रोसेस में क्या कुछ डिफ़िकल्टीज नहीं आई होंगी? बिल्कुल आई। ये सोचा गया था, ये बोला जाता था कि क्या हमें इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट कर रहे हैं, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रखना चाहिए। अब सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एक ही सब, सारी की सारी पावर एक ही गवर्नमेंट के पास होगी। ठीक है, डिसेंट्रलाइज, हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे अभी हमारे पास है। तो किस तरीके से हमें रखना चाहिए गवर्नमेंट सिस्टम, इस पे भी डिबेट हुआ। What should be the relation between the state and the center? सेंटर और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, ये भी डिबेट एंड डिस्कशन। आप देख रहे हो हर एक चीज़ को कितना ब्यूटीफुली और डीपली डिस्कस करने के बाद आज हमारे पास वो है, तभी हम उसको आज तक इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको नेपाल का, तो नेपाल में इस तरह से नहीं है। नेपाल में बहुत बार, आई थिंक मोर देन 5 टाइम्स उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज हो चुका है क्योंकि वहाँ पे मोनार्क रूल था, किंग था, बट वहाँ पे बहुत बार जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज हो चुका है। बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, अपना चेंज कर देते हैं। आप मुझे बताइए, क्या हमारी कोई नेबरिंग कंट्री भी है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया है? नेपाल तो उनमें से एक है, कोई और होगा तो आप मुझे बताइएगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इतना ज़्यादा डीपली थिंक करके बनाया गया है कि आज भी मॉडर्न टाइम्स, 21st सेंचुरी जेनजीज की दुनिया में भी वो क्या हो रहा है, लागू हो रहा है। थिंक अबाउट इट, हाउ
deeply and beautifully it is made, right? What should be the powers of judiciary? अब आप देखते हो हमारी 3 बॉडीज होती हैं, राइट? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। तो जुडिशरी की पावर आखिर कितनी होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव के पास कितना पावर होना चाहिए, लेजिस्लेचर के पास कितना पावर होना चाहिए, और कैसे हम बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किस तरह से होना चाहिए, हर एक चीज़ को माइन्यूटली डिस्कस किया गया। और लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊं अगर, तो शुड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी राइट्स? क्या प्रॉपर्टी राइट्स, पहले जो प्रॉपर्टी राइट्स थे वो बहुत ज़्यादा डिबेट एंड डिस्कशन में थे, क्योंकि पहले के प्रॉपर्टी राइट्स अलग थे थोड़े, तो क्या इन्हें भी हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसी से रिलेटेड फिर फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये सारे जो डिस्कशंस हैं ये वाइल मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन हुए थे, तभी आज हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लॉलेस है, राइट? तभी ये चिंटू हमारा क्या पूछ रहा है कि वाई इट इज़ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन देन? अगर हमने इतना डीपली थिंक करके बनाया है हर एक चीज़, तो क्यों सब बोलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो बोरोड है? ये इसका सवाल तो बिल्कुल बहुत लेजिड है कि क्यों ऐसा, वाई could we not have a constitution that does not borrow anything from anywhere else? हमने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं बनाया कि कहीं से कुछ बोरोड हो ही ना? आप मुझे बताओ कि दूसरों की गलतियों से सीखना क्या अच्छी बात है? डॉक्टर BR अम्बेडकर का तो बोलना है कि बिल्कुल है, क्योंकि दूसरे नेशंस ने बहुत पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन बना लिए थे, उसे चेंज भी कर दिया था अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो अब हम अगर उस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, वो भी बोरो कर रहे हैं, ठीक है, वो भी कुछ चीज़ें, ओके, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हम नहीं ले रहे हैं। जो हमारी सिटीजन, जो हमारे कंट्री के नागरिक हैं, उनके लिए सुटेबल होगा वही चीज़ें हम क्या करेंगे, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखेंगे। तो क्या ये सही नहीं है? उनके नज़र में तो ये चीज़ बिल्कुल सही थी, और ये बहुत सही चीज़ है, क्योंकि अभी भी वो चीज़ें क्या हैं, चल रही हैं। अगर अभी इसमें ही 3 साल लग गए दोस्तों, अगर हम खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाते बैठते तो और कितने साल लग जाते, आप बताइए, राइट? तो अकॉर्डिंग टू BR अम्बेडकर इट्स नथिंग, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो भी ऑलरेडी फ्रेम्ड कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उसको ले लो और उसको अपने ढाल में ढाल दो, राइट? अगर मुझे लगता है कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है दे डू नॉट फिट फॉर माय सिटीजन, आई विल चेंज देम, आई विल मॉडिफाई देम, सो ही सेज दैट। ऐसा किया जा सकता है। अच्छा, तो कौन से कुछ रूल्स हैं या फिर कुछ प्रोविजंस हैं जो हमने अडॉप्ट किए हैं दूसरी कंट्रीज से? तो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, जो मैंने आपको बताया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो कि पार्ट 4 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो अडॉप्ट किया गया था, ठीक है? तो ये हमने कहाँ से लिया था? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, दिस वन। नाउ और क्या है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, उससे बहुत सारे प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए थे। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम लिया है, ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमारे कंट्री में अभी फॉलो हो रहा है, ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये सारी चीज़ें हमने USA से भी लिया है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको बताया, जो पार्ट 3 है वो भी हमने कहाँ से लिया है? बोरो किया है USA से। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो जुडिशरी है, जुडिशियल रिव्यू होता है उनके पास, ये भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो USA से लिया है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने लिया है, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये तो इवॉल्व हुआ था आफ्टर अ मैसिव फ्रेंच रिवॉल्यूशन, राइट? तो क्या ये हमारी कंट्री के लिए भी बेनिफिट नहीं होता? यस, ऑफ कोर्स होता। देन सम ऑफ द थिंग्स वी टुक फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा भी कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ से हमने चीज़ें बोरो करी हैं। आप मुझे वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाई एंड हाउ, पूरा का पूरा चैप्टर, जो आपको आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। आगे आने वाले सेशन में ऐसे ही कुछ चैप्टर्स हम कंप्लीट करने वाले हैं, वो भी मज़ेदार फोटोज़ के साथ, ज़्यादा कुछ टेक्स्ट नहीं रखेंगे, बोरिंग नहीं बनाएंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और सभी के सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बाय बाय।